साइंस में अबाउट 50 to 100 हेयर जो रोज गिर रहा है उसे नॉर्मल माना गया है। इतने बाल हम सबके झड़ते हैं। सो दिस इज बहुत बारी पेशेंट हमें आके बोलते हैं कि मेरी जो पोनी टेल है देखो कितनी पतली हो गई डॉक्टर। तो इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है? एक होता है जो पेशेंट लिटरली अपने बाल लेके आते हैं कि डॉक्टर हमें एकदम से इतनी सारे हमारे बाल गिर रहे हैं, इतनी हेयर शेडिंग हो रही है। इसको हम बोलते हैं इंडिया में रहने वाले काफी सारे लोग वेजिटेरियन हैं। अब आप विराट कोहली तो हो नहीं जिसके पीछे एक न्यूट्रिशनिस्ट बैठा है। और मैं आपको ऑनेस्टली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे ओपीडी में अगर 10 लोग हेयर फॉल के आते हैं तो उनमें से तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर 1 आप किसको रेट करोगे एज अ इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल इन हेयर लॉस? वेल, नंबर 1, क्या बार बार अगर हम बाल धोएं तो बाल ज्यादा झड़ते हैं? क्या हेलमेट पहनने से बाल झड़ते हैं? क्या तेल लगाने से बाल लंबे और घने हो पाएंगे? अगर किसी के फादर के बाल अर्ली एज में कम हो गए थे तो क्या उनके भी बाल जल्दी झड़ जाएंगे? आदिवासी हेयर ऑयल क्या ये सच में काम करते हैं? वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ सीजन 2 ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प शो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में। जब भी हमें हेयर लॉस होता है तो हमारे घर में हर कोई हेयर एक्सपर्ट बन जाता है। कोई कहता है ये वाला शैम्पू यूज़ करो, कोई कहता है वाटर फिल्टर लगा लो, कोई कहता है पम्पकिन सीड्स खा लो। और उसके बाद चलती है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इतनी सारी हेयर एड्स। कोई अपना ऑयल बेच रहा है, कोई अपनी हेयर किट बेच रहा है। ऊपर से बॉलीवुड वाले इनके बाल अलग ही लहरा रहे हैं और इससे हमारे माइंड पे पड़ता है बहुत ज़्यादा प्रेशर। इतने सारे पेशेंट्स मुझे आके मिलते हैं जो गलत डिसीजन ले लेते हैं अपने हेयर ग्रोथ की जर्नी में। तो इस वीडियो में हम फैक्ट्स और फिक्शन को अलग करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। तो लेट्स बिगिन। तो डॉक्टर जोशिया, हम 15 साल के हैं या 50 साल के, अगर हमारे बाल गिर रहे हैं तो हमें एक मिनी हार्ट अटैक आ ही जाता है। और पेशेंट्स कई बार आके बोलते हैं कि मुझे हेयर लॉस होता है, कोई बोलता है हेयर शेडिंग होता है, कोई बोलता है हेयर फॉल हो रहा है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो ये बात समझ लेते हैं कि कुछ बाल तो रोज झड़ेंगे, जो बाल उगा है उसे एक दिन मरना है। साइंस में अबाउट 50 to 100 हेयर जो रोज गिर रहा है उसे नॉर्मल माना गया है। इतने बाल हम सबके झड़ते हैं क्योंकि इतने बाल आ भी रहे हैं। सो दिस इज हेयर शेडिंग। आपके थोड़े बाल रोज झड़ते हैं और उतने बाल उग भी रहे हैं। हाँ, उनको उगने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर ये शेडिंग तेज़ी से हो रही है वो भी अपने आप ठीक हो सकती है। जैसे कि हमने कोविड में देखा, बहुत पेशेंट्स ओपीडी में आ रहे थे कोविड के बाद अपने बंच ऑफ हेयर लेके कि बहुत बाल झड़ रहे हैं, उनके पानी की तरह बह रहे हैं बाल, लेकिन वो नॉर्मल है। वो इलनेसेस के बाद होता है और ये सारी की सारी हेयर शेडिंग जो है ये रिकवर हो जाती है। भले आप इसे कुछ मत करो, हाँ आप ट्रीटमेंट ले सकते हो जल्दी रिकवरी के लिए, बट दिस इज सेल्फ लिमिटिंग। हेयर लॉस का मतलब है कि बाल खत्म हो चुका है, उसकी शायद जड़ ही खत्म हो गई है और उसे वापस रीगेन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है अनलेस आपने इंटरवीन करके उसे रोक दिया और कुछ सपोर्ट देके नए बाल उगाए। एंड दिस इज हेयर लॉस और हेयर थिनिंग। एंड ये यूजुअली हार्मोन्स के कारण हो सकता है, जेनेटिक्स के कारण हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस या कुछ ड्रग्स या मेडिकेशंस के कारण भी हो सकता है। तो हेयर लॉस का सबसे कॉमन कारण है मेल पैटर्न बॉल्डनेस और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में क्या होता है कि आपकी जो हेयर लाइन है वो एम शेप्ड पैटर्न में पीछे जाती है। और कई सारे लोगों को हमने देखा है कि उनके क्राउन शाइन करता है क्योंकि क्राउन से बाल चले जाते हैं। लड़कियों में क्या होता है कि जो सेंट्रल पार्टिंग है जहाँ से उनकी मांग दिखती है वो धीरे धीरे करके खुल जाती है और उसके साथ साथ उनको साइड में भी हेयर लॉस लगता है। और बहुत बारी पेशेंट हमें आके बोलते हैं कि मेरी जो पोनी टेल है देखो कितनी पतली हो गई डॉक्टर। तो ये भी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का साइन है। तो इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है कि आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आपके ब्लड में घूम रहा है, जब वो आपके हेयर फॉलिकल में पहुंचता है तो वहाँ पे उसको एक एंजाइम मिलता है जिससे बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज 2। वो उसको कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। अभी जो DHT होता है ये वहीं पे हेयर फॉलिकल में बाइंड करता है और ये आपके जो हेयर का एनाजन यानी कि ग्रोथ फेज है उसको कम कर देता है। इसके वजह से बाल को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता कि वो थिक हो पाए। उसका ग्रोथ फेज, एनाजन फेज जल्दी ख़त्म हो जाता है और बाल पतला ही झड़ जाता है। इसलिए जो भी बाल आते हैं वो पतले ही रहते हैं। तभी साइंटिफिकली इसको मिनिचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल भी कहा जाता है। तो जैसे मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ पेशेंट को कि ये हार्मोन की वजह से हो रहा है तो उन्हें लगता है कि पहले तो हम हार्मोन टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद हार्मोन ख़राब आएंगे और उसको हम ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। हमें ये समझना है कि ये नॉर्मल हार्मोन्स करवा रहे हैं। आपके ब्लड में हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो सकता है,
जेनेटिकली या तो आपके अंदर वो एंजाइम है वो ज़्यादा एक्टिव है या ज़्यादा कन्वर्ट कर रहा है डीएचटी में, या फिर आपके जो हेयर रिसेप्टर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है टू योर ओन हार्मोन। तो हो सकता है दो पेशेंट्स में हार्मोन का लेवल सेम हो, लेकिन एक को हेयर लॉस हेयर थिनिंग हो रही है और एक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन देयर जेनेटिक्स। एग्जैक्टली तभी मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप कोई ब्लड टेस्ट करा के इसमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और इसमें मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट आपके हेयर लॉस का पैटर्न देख के ही आपको डायग्नोस कर देते हैं और उसके आधार पर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। और तभी ऐसा होता है कि जिनका हार्मोन्स थोड़े बढ़े हुए हैं, जैसे पीसीओएस हो गया, उसमें मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, तब आपको ये पैटर्न हेयर लॉस थोड़ा जल्दी देखने को मिलता है। बट दैट इज़ ओनली वन ऑफ द साइंस। हमें बाकी साइंस भी देखने हैं टू रेकमेंड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स टू सम पेशेंट्स। तो ये तो हो गया जिसमें धीरे धीरे हेयर लॉस के हमें साइंस दिख रहे हैं। बट एक होता है जो पेशेंट लिटरली अपने बाल लेके आते हैं कि डॉक्टर हमें एकदम से इतनी सारे हमारे बाल गिर रहे हैं, इतनी हेयर शेडिंग हो रही है। इसको हम बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। और ये होता है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जो आपकी नॉर्मल शेडिंग का पैटर्न चल रहा है वो जब तेज़ी से होने लगे। और ऐसा तब होता है जब बॉडी में कोई स्ट्रेस आए, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो। फिजिकल स्ट्रेस में हो सकता है कोई इलनेस हो, चाहे आपको डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफॉइड, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, आपको लंबी दवाइयाँ चली हो, आपकी कोई सर्जरी हुई हो, चाहे वो सी सेक्शन हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा बहुत लोगों में जिम जाने के बाद, बच्चों के एग्जाम्स हैं, क्रोनिक पीरियड ऑफ स्ट्रेस के बाद बाल झड़ते हैं। बट ऐसा यूजुअली 2-3 महीने बाद होता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा कोई स्ट्रेस था। तो जब मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि आप 3 महीने पहले बीमार पड़े थे, वो कहते हैं हाँ, बट वो तो 3 महीने पुराना था, बाल तो अब झड़ रहे हैं। क्योंकि 3 महीने लगते हैं डेड हेयर को अपने रूट से ऊपर आके स्कैल्प से झड़ने में। तो इसे हम कहते हैं टेलोजन एफ्लूवियम, जिसमें शेडिंग तेज़ हो रही है। ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो सकता है, लेकिन हम जल्दी रिकवरी के लिए आपको मेडिकेशंस या सीरम्स दे सकते हैं। इसके बाद आता है न्यूट्रिशनल हेयर लॉस। इसके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। इंडिया में रहने वाले काफ़ी सारे लोग वेजिटेरियन हैं और कुछ लोग एग्स भी नहीं खाते, और प्रोटीन और B12 डिफिशिएंसी वेजिटेरियंस में खास कॉमन होती है। अब आप विराट कोहली तो हो नहीं जिसके पीछे एक न्यूट्रिशनिस्ट बैठा है जो कि आपकी प्रोटीन B12 हर चीज़ कैलकुलेट कर रहा है। तो इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको अपने न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखना है। आपको इंश्योर करना है कि आप एक वेल बैलेंस्ड डाइट ले सको। इसके अलावा विटामिन डी की कमी आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। विटामिन डी भी जो है वो हेयर साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और विटामिन डी का सप्लीमेंट भी हेयर फॉल को कई केसेस में ठीक कर देता है। और मैं आपको ऑनेस्टली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे ओपीडी में अगर 10 लोग हेयर फॉल के आते हैं तो उनमें से 8 लोग मैंने देखा है वेजिटेरियन होते हैं। तो सब वेजिटेरियन लोगों को अपने प्रोटीन इंटेक का खास ध्यान रखना है। मेरे पास परसों एक पेशेंट आए, वो मुझे कहते हैं डॉक्टर मेरे बाल में ना पैचेस बन रहे हैं। तो जब मैंने उनके बाल को एग्जामिन किया, मुझे सिर्फ हेयर थिनिंग दिखी जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो मुझे कहते हैं डॉक्टर मुझे एलोपेशिया तो नहीं हो गया है? तो पहले तो ये सभी एलोपेशिया है, जब भी हेयर लॉस होता है उसे एलोपेशिया कहते हैं। लेकिन प्रॉबली व्हाट दे वर रेफरिंग टू इज़ जब हमारे बालों में कॉइन शेप्ड लीजन्स बन जाते हैं, कॉइन शेप्ड गैप्स बनते हैं हेयर लॉस के, जिसे हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। ये जनरली बच्चों में देखा गया है, बट अडल्टहुड में भी हो सकता है। और ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब आपकी इम्यूनिटी आपके बाल को फॉरेन मटीरियल समझ के उसे झड़ा रही है। यूजुअली ये भी सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, कुछ टाइम बाद बाल अपने आप आ जाता है। हाउएवर जल्दी ट्रीटमेंट लेने से फ़ायदा ये है कि जस्ट इन केस बाल नहीं आया तो बहुत लंबे समय के बाद ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए एलोपेशिया एरियाटा वरीसम होता है और लोग इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। यूजुअली ये स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है, ऑटो इम्यून तो है ही, तो बाकी ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़, इन सब के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, और ये थायराइड के साथ भी रिलेटेड होता है। तो जब मैं ओपीडी में बैठती हूँ, ऐसे अतरंगी सवाल आते हैं लोगों के कि इस वजह से तो बाल नहीं झड़ रहा है, उस वजह से तो बाल नहीं झड़ रहा है। बहुत सारे मिथ्स हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं, तो थोड़ा मिथ बस्टिंग कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे कॉमन मिथ, क्या हेलमेट पहनने से बाल झड़ते हैं? वेल अगर हेलमेट पहनने से बाल झड़ते हो तो हर कंस्ट्रक्शन वर्कर और हर बाइकर गंजा ही होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि जो आपका हेयर थिनिंग है, बॉल्डनेस है, वो मोस्टली जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप हेलमेट पहनते हो। एक तो आप हेलमेट को अच्छे से क्लीन रखो। आप एक कॉटन बैंडाना पहन सकते हो ताकि आपकी जो स्वेट है वो बार बार हेलमेट में ना जाए, क्योंकि अगर आपका हेलमेट गंदा है तो आपके बालों में डैंड्रफ हो सकता है, और डैंड्रफ सीवियर फॉर्म में ही हेयर फॉल करा सकता है। उसके अलावा जब आप अपनी हेलमेट खरीदते हो देन मेक श्योर कि वो ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि ट्रैक्शन एलोपेशिया यानी कि अगर आपके
हेयर फॉलिकल्स पे किसी भी तरीके का खिंचाव आएगा तो डेफिनेटली वो हेयर लॉस कर सकता है। बट आप इस प्रिटेक्स्ट पे हेलमेट पहनना बंद मत करो कि आपको हेयर फॉल हो जाएगा, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शैम्पूइंग क्या होनी चाहिए, और जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप रोज़ भी शैम्पू कर सकते हो तो वो बहुत शॉक हो जाते हैं। तो क्या बार बार अगर हम बाल धोएं तो बाल ज़्यादा झड़ते हैं? आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि बाल का जो जड़ है वो काफ़ी नीचे है, कोई भी शैम्पू या पिलो पे फ्रिक्शन लगना या हेलमेट आपके बाल का रूट से उसे नहीं उखाड़ सकता। जो बाल ऑलरेडी मर चुका है वो जब स्कैल्प के ऊपर आ जाता है, जब भी आप उसे फ्रिक्शन दोगे, चाहे वो ऑयल मसाज हो चाहे वो शैम्पू हो, वो बस झड़ रहा है। तो अगर आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू करोगे तो वो सारे बाल एक साथ निकलेंगे। अगर आप रोज़ शैम्पू करोगे तो रोज़ थोड़े थोड़े दिखेंगे। तो इसका शैम्पूइंग की फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो फ्रीक्वेंट शैम्पू करना चाहिए, जिससे ऑयल बिल्डअप ना हो, जिससे डैंड्रफ ना पैदा हो। वो हेयर लॉस का कारण फ्यूचर में बन सकता है। और अगर आपका ड्राई स्कैल्प है, इची स्कैल्प है, तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू कर सकते हो। शैम्पू के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे लोग केमिकल्स भी कहते हैं, क्या उससे हेयर फॉल हो सकता है? वेल देखिए, शैम्पू आप अपने स्कैल्प पे लगाते हैं। शैम्पू का काम क्या है? वो आपके डर्ट और ऑयल के साथ चिपक जाता है और फिर पानी के साथ वो धुल जाता है। शैम्पू आपके रूट्स के अंदर नहीं पहुंच सकता, इसलिए शैम्पू आपको हेयर फॉल बिल्कुल नहीं करा सकता। बट अगर आप कोई ऐसा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो आपके हेयर टेक्सचर को मैच नहीं करता है, तो वो आपके हेयर को रफ ज़रूर कर सकता है। हेयर ब्रेकेज मतलब शाफ्ट ब्रेकेज उसके वजह से हो सकती है। हेयर ड्राई लस्टरलेस लग सकते हैं, बट शैम्पू डायरेक्टली हेयर फॉल नहीं करा सकता। अगर आपको लग रहा है कि आपके शैम्पू आपके बालों को रफ कर रहा है तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू के लिए जा सकते हैं, या ऐसे शैम्पूज के लिए जा सकते हैं जिनमें ज़्यादा झाग ना बने, फ्रेग्रेंस फ्री हो। एक कॉमन प्रॉब्लम लेती है उन लोगों के साथ जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ करते हैं। जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज है उसमें थोड़े हार्श केमिकल्स होते हैं और वो आपके बालों को ड्राई कर देते हैं। तो इसलिए हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं, अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो केवल हफ्ते में 1 या 2 दिन यूज़ करो, ताकि वो आपके बाल की ब्रेकेज ना करे। ओके, पेशेंट्स की मम्मी का फेवरेट क्वेश्चन, क्या तेल लगाने से बाल लंबे और घने हो पाएंगे? हम सब तेल लगा के बड़े हुए हैं, हम सब ने बचपन में चंपी की है। हाँ, काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए, हेड ऑयल मसाज से आपकी हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि वो आपके बालों का शाइन बढ़ाता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। इट इज़ अ वेरी गुड प्री वॉश कंडीशनर। तो आप तेल को 1-2 घंटे लगाकर उसके बाद शैम्पू कर सकते हैं, उससे आपका हेयर फाइबर बढ़िया रहेगा। लेकिन उसका स्कैल्प से कोई लेना देना नहीं है। तेल अंदर जाके आपकी स्किन में आपके हेयर का जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकता है। सो तेल को कंडीशनर की तरह यूज करना है, हेयर फॉल ट्रीटमेंट की तरह नहीं। अब बहुत सारे लोग खुद के अपने ऑयल्स बना के बेच रहे हैं हेयर ग्रोथ के लिए। उनमें से बहुत ट्रेंडिंग है एक आदिवासी हेयर ऑयल। क्या ये सच में काम करते हैं? साइंस में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट्स दे रही है या फिर कोई क्लेम कर रहा है, तो हमें हमेशा एक डाउट से उसको देखना चाहिए। अब आदिवासी हेयर ऑयल में एक तो ये डाउट है कि कौन सा वाला जेन्यून है, क्योंकि कई सारे लोग क्लेम करते हैं कि उनका जेन्यून है। और सेकंड, आपने उनका अगर एडवर्टिजमेंट देखा होगा तो उसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सेम कम्युनिटी, सेम ट्राइब के दिखाए जाते हैं। तो मोस्ट लाइकली ये उस ट्राइब के जेनेटिक्स के वजह से है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके हेयर अच्छे हैं, और ऑफ कोर्स ऐसे ही लोगों को अपने एड्स में एनरोल करते हैं जिनके हेयर अच्छे हो। अगर एक्चुअली ये सीरम्स, ऑयल, प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते तो आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई FDA उसको अप्रूव कर देता, बट ऐसा नहीं है। और एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसको अपने स्किन पे लगा रहे हैं या खा रहे हैं, तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स हमेशा पता होने चाहिए। और अगर इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है तो कौन गारंटी ले रहा है कि उसके अंदर मिनॉक्सिडिल या फिर स्टेरॉइड्स नहीं है। हो सकता है इन ऑयल्स और हर्ब्स के नाम पे हमें मिनॉक्सिडिल ही दिया जा रहा हो, क्योंकि हमें ये पता है कि वो ज़रूर काम करता है। डॉक्टर, जो आपने पिछले वाला शैम्पू दिया था वो बेटर काम कर रहा था, और जब से ये वाला शैम्पू मैंने यूज़ करना शुरू किया है तो हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो क्या शैम्पू चेंज करने से भी हेयर फॉल होता है? ऐसा कई लोग मानते हैं कि शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स बदलने से उनका हेयर लॉस हो गया है, बट अगर आप एलर्जिक नहीं हो, सिवियरली एलर्जिक नहीं हो किसी इंग्रेडिएंट के, तब तक आपको हेयर लॉस नहीं होगा। तो हमें और गहराई में जाके कॉज ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हमारी आदत है और ह्यूमन नेचर है कि हम कॉज ढूंढे कोई भी इफेक्ट का, कि ये हुआ है तो इसका यही कॉज होगा। बट ये जनरली कोरिलेशन होता है, कॉजेशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपको ये भी देखना है कि आपने उसी समय अपना सिटी तो नहीं बदला था,
क्या आपको 2 महीने पहले कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, आपने क्या अपना खाना लेना ऑल्टर तो नहीं किया, कम तो नहीं किया, आप मील स्किप तो नहीं कर रहे, और जेनेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं हुआ है। ये सब कारण होते हैं सडन हेयर लॉस के। यूजुअली शैम्पू बदलने से हेयर लॉस नहीं होता है। अगर किसी के फादर के बाल बहुत कम है और अर्ली एज में कम हो गए थे, तो क्या श्योरिटी है कि उनके भी बाल जल्दी झड़ जाएंगे? वेल जेनेटिक्स का सच ये है कि कई टाइप की जीन्स जो हैं वो हेयर लॉस में इन्वॉल्व होती है। तो एक जीन का मतलब ये नहीं है कि वही आउटकम होगा। उसके अलावा आपको अपना पूरा फैमिली ट्री देखना है। तो आपको बैड जेनेटिक्स भी आ सकता है अपने फादर से, अगर आपके फादर को हेयर लॉस है, बट आपको गुड जेनेटिक्स भी आ सकता है आपके फादर्स के ब्रदर से, आपकी मदर से, आपकी मदर के सिबलिंग से। तो ये पूरा जेनेटिक पूल हमें देखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपके पापा के बाल खराब है तो आपके बाल भी खराब ही होंगे। डेफिनेटली आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो आपको ज्यादा अपने हेयर को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आपके फादर के बाल गए हैं तो आप हाई रिस्क पर हो, तो आप अपने बालों को बेटर मॉनिटर करिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए और अर्ली इंटरवेंशन लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल जा रहे हैं। कई पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मेरे को हेयर लॉस हो रहा था तो मैंने अपने पूरे के पूरे बाल शेव ऑफ कर दिए, क्या उससे उनके बाल बेटर उगेंगे? ये इसीलिए है क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमने शेविंग करी है, चाहे वो फेस पे हो चाहे हेड पे हो, तो हमारे जो बाल होते हैं वो ब्लंट होते हैं, तो हमें वो मोटे दिखते हैं या फील होते हैं। बट अगर आप उस बाल को उगने देंगे, ग्रो करने देंगे, तो वैसा ही आएगा जैसे उसकी प्रोग्रामिंग है। आप शेविंग करके सेल का प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते। अगर वो बाल का रूट पतला हो चुका है तो वो आगे जाके पतला ही दिखेगा। सो शेविंग योर हेड फॉर हेयर लॉस इज़ अ बिग मिथ। आप करो या ना करो, उससे आपका हेयर लॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बॉयज़ अपने बालों में हेयर वैक्स, हेयर मूव्स, जेल्स यूज़ करते हैं। जो फीमेल्स है वो हेयर प्रोटेक्टेंट्स यूज़ करती है, हीट प्रोटेक्टेंट्स। तो क्या इनसे भी बाल झड़ सकते हैं? देखिए, हेयर जेल्स, हेयर वैक्स, हीटिंग ट्रीटमेंट, ये सब आप हेयर शाफ्ट में कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें हेयर फॉलिकल तो आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो हेयर ब्रेकेज ज़रूर हो सकता है, बट ओवरऑल हेयर ग्रोथ में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट लगाते हो तो आप कम से कम नेक्स्ट मॉर्निंग उसको ज़रूर वॉश कर दो। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट्स करवा रहे हो पार्लर में तो उनको मॉडरेशन में करवाइए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप उसको मत रखिए, ताकि आपके हेयर शाफ्ट को रिकवर होने का भी टाइम मिले। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर के बाल तो बहुत अच्छे थे और वो तो केवल ऑयलिंग करते थे, सारा क्रेडिट जो है वो ऑयल को दे दिया जाता है, हमारे एंसेस्टर्स के बाल क्यों हमसे बेटर थे? देखो, एंसेस्टर्स तो बहुत दूर की बात हो गई। हमारे पास कोई फोटोग्राफिक प्रूफ या कोई पेंटिंग्स तो है नहीं इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, कोई पेंटिंग्स है भी तो वो एक हमारा सोच है। तो हमें पास कोई प्रूफ नहीं है टू बिलीव दैट उनके बाल, हम सबके बाल बहुत अच्छे थे सारे एंसेस्टर्स के। आप खुद देख सकते हैं सारी ग्रैंड मदर्स की पिछोटियाँ पतली हो जाती हैं, बाल ग्रैंड फादर्स के भी कम होते हैं विथ एज, एंड दैट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग। लेकिन ऑयल को क्रेडिट देना गलत है, क्योंकि इफ़ यू थिंक साइंटिफिकली और लॉजिकली 3 चीज़ों को क्रेडिट जा सकता है। वन इज़ लाइफस्टाइल। क्या वो इंस्टेंट नूडल्स खाते थे? क्या वो कोलास पीते थे? क्या वो रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। दूसरा, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। हमारी मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। कॉर्पोरेट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक क्रोनिक सेंस ऑफ स्ट्रेस में है बॉडी। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। फिजिकल एक्टिविटी उनकी डिफरेंट थी, वो ज़्यादा हमसे फिजिकली एक्टिव भी थे। इसके अलावा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी अलग कम था। आजकल पोल्यूटेंट स्मॉग ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और हेयर लॉस जल्दी होता है। तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि आजकल हम जल्दी बॉल्ड क्यों हो रहे हैं कंपेयर टू आवर एंसेस्टर्स। तो वो ऑयल की वजह से नहीं है, वो बाकी सारी चीज़ों का भी कंट्रीब्यूशन है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जो न्यूट्रिशन था वो कहीं बेटर था हमसे, वो लोकली जो उगता था वही खाते थे, ज़्यादा पैकेज्ड फूड अवेलेबल नहीं था। लेंटिल्स, वेजिटेबल्स, होल व्हीट ग्रेन्स, लोकल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, वो यही कंज्यूम करते थे। इसके अलावा वो अपने बालों पे ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स नहीं करते थे, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केमिकल रीबॉन्डिंग, केराटिन ट्रीटमेंट। ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हेयर शाफ्ट को डैमेज करती हैं। आप उनकी फ़ोटोज़ देखोगे तो नॉर्मली सिंपल ब्रेड्स बना देते हैं, अब उसमें क्या बालों का टैंगल होने का चांस कम हो जाता है, जिससे कि उनका ब्रेकेज कम हो जाता है। एंड डेफिनेटली अदर लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे स्ट्रेस, स्मोकिंग, हाई शुगरी फूड्स का इजीली अवेलेबल हो जाना, ये सब भी डेफिनेटली हेयर हेल्थ को ओवरऑल इफेक्ट करता है। अब आते हैं उस सेगमेंट पे जो इस हमारे पॉडकास्ट का मेन सेगमेंट है और जो शायद सब लोग सुनना भी चाहते हैं, वो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। बालों का झड़ना रोकना कैसे है, हेयर ग्रोथ के लिए क्या करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर 1 आप किसको रेट करोगे एज अ थेरेपी, इंग्रेडिएंट, मॉलिक्यूल इन हेयर लॉस? वेल, नंबर 1 अगर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस है जो कि पैटर्न बॉल्डनेस है, तो उसमें
मिनॉक्सिडिल रहेगा। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल लोग लेते थे ब्लड प्रेशर के लिए। तो मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है, ये आपके ब्लड वेसल में पोटेशियम चैनल्स को खोल देता है और जिसके वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। इससे आपका जो बीपी है वो कम हो जाता है। तब डॉक्टर्स ने ये देखा कि जो लोग मिनॉक्सिडिल ले रहे हैं उनको ब्लड प्रेशर तो कम हो ही रहा है, बट उससे भी अच्छा रिजल्ट उनको हेयर में आ रहा है, उनके हेयर वापस से ग्रो हो रहे हैं। और इस तरीके से कंपनी ने टॉपिकल मिनॉक्सिडिल लाया और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल को एफडीए ने अप्रूव भी किया काफ़ी सारे हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि मिनॉक्सिडिल क्या करता है, कई तरीके से आपके हेयर पे काम करता है। एक तो वो आपके हेयर पे ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है जिसमें कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन मिलता है। वो आपके ग्रोथ फेज को बढ़ा देता है, तो अगर ग्रोथ फेज बढ़ गया तो आपके बाल ज़्यादा देर तक स्कैल्प पे रहेंगे, जिससे कि वो उनको ज़्यादा समय मिलेगा डेंस होने का, मोटा होने का। तो आपकी हेयर लाइन, हेयर डेंसिटी ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। और ये भी देखा गया है मिनॉक्सिडिल यूज़ करने पे लोगों का हेयर टेक्सचर बेटर हो जाता है, सिंपली क्योंकि उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो हेयर ज़्यादा शाइनी हो जाता है, उसमें ज़्यादा लस्टर आ जाती है। ये सारे फ़ायदे हैं मिनॉक्सिडिल के। बिल्कुल आई एग्री, मिनॉक्सिडिल तो वन ऑफ द फेवरेट्स है ही। लेकिन जैसे ही मैं पेशेंट को कहती हूँ हम मिनॉक्सिडिल यूज़ करेंगे, तो वो मुझसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं, डॉक्टर लेकिन इससे तो पहले बाल झड़ते हैं। हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है, बट इट इज़ नॉट बिकॉज मिनॉक्सिडिल आपके बाल झड़ा रहा है। मिनॉक्सिडिल से जो नए बाल आ रहे हैं उनका रास्ता बनने के लिए पुराने बाल झड़ते हैं और वो डेड हेयर होते हैं, वो बस आधे रास्ते में होते हैं। मिनॉक्सिडिल से आए हुए नीचे से नए बाल उनको जल्दी पुश करते हैं। तो पहले 6 to 8 वीक्स तक, 2 महीने तक आपको लग सकता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, बट दे आर डेड हेयर, और ये सारे कन्वर्ट होंगे इनटू लाइव सॉलिड हेयर जो आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे। इनफैक्ट स्टडीज़ में देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु टेक मिनॉक्सिडिल नोटिस अ स्टॉपेज इन हेयर फॉल आफ्टर 3 months एंड 60% को तो नए बाल भी आते हैं। तो मिनॉक्सिडिल सबसे की इंग्रेडिएंट ज़रूर है। दूसरा जो कंसर्न रहता है पेशेंट्स का कि क्या हमें मिनॉक्सिडिल ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और मैं उनको इस तरीके से समझाता हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज़ और वो इंसुलिन ले रहा है, अगर वो इंसुलिन बंद कर देगा तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी। तो क्या इसमें इंसुलिन की गलती हुई या फिर डायबिटीज़ के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है? तो आपको ये बात समझनी है कि मिनॉक्सिडिल जो है वो डीएचटी हार्मोन के होने वाले चेंजेस से कंटिन्यूसली फाइट कर रहा है। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल को हटा दोगे तो डीएचटी जो हार्मोन है, जो कि हेयर थिनिंग वाला हार्मोन है, वो वापस से एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपका जो हेयर लॉस है, हेयर थिनिंग है, उसको दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो ये हेयर लॉस के कॉज पे डिपेंड करता है कि क्या आपको मिनॉक्सिडिल ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगा या नहीं। जो साइड इफ़ेक्ट मिनॉक्सिडिल से आ सकता है वो ये है कि किसी किसी को स्कैल्प में इचिंग या इरिटेशन होता है, ये अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे मिनॉक्सिडिल अल्कोहल बेस्ड होते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो उसका पेनिट्रेशन बढ़ाता है। बट अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल भी आजकल अवेलेबल है, तो पेशेंट्स वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, बिकॉज ये ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है। किसी किसी को इससे माइल्ड हेडेक होता है बिकॉज ऑफ गशिंग ऑफ ब्लड। दिस इज स्पेशली कॉमन इन पीपल जिनको वैसे भी हेडेक्स की या माइग्रेन की हिस्ट्री होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मिनॉक्सिडिल लगाते कैसे। तो ये मिनॉक्सिडिल की बॉटल हम लेते हैं, उसको हम खोलते हैं। मिनॉक्सिडिल की बॉटल में जो ड्रॉपर होता है यूजुअली उसमें 1 ml जो होता है मार्क्ड होता है। तो आप या तो उसका 1 ml ले लीजिए या फिर आप उसमें स्प्रे वाला जो ऑप्शन है उसको आप फिट कर लीजिए। तो आप घर में शीशे के सामने जाइए और ड्रॉपर से एक एक ड्रॉप करके अपने स्कैल्प में डालते जाइए और साथ में मसाज भी करते जाइए ताकि वो डीप आपके स्कैल्प में उतर जाए। आपको मेनली मिनॉक्सिडिल फ्रंटल और क्राउन एरिया ऑफ द स्कैल्प में यूज़ करना है। साइड्स में और बैक ऑफ द स्कैल्प में इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस एरिया में डीएचटी सेंसिटिविटी नहीं कॉज करता और हेयर थिनिंग कम होती है। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपके फोरहेड पे मिनॉक्सिडिल नहीं गिरना चाहिए, उससे आपके फोरहेड में बाल आ जाएंगे। सेकंड, आपको अपने हैंड ज़रूर वॉश कर देना है मसाजिंग के बाद, क्योंकि इससे आप अपने घर में, अगर आपके घर में बच्चे या किसी और को छुओगे तो उनको हेयर ग्रोथ आ सकती है। और फाइनली, सोने से कम आधा घंटा पहले आप मिनॉक्सिडिल लगाओ ताकि वो आपके स्कैल्प में अच्छे से उतर जाए, आपके पिल्लो पे स्टेन ना हो, क्योंकि पिल्लो से वो वापस आपके फेस पे लग सकता है और फेस पे हेयर ग्रोथ आ सकती है। मिनॉक्सिडिल से भी ज़्यादा अगर लोग घबराते हैं किसी चीज़ से, वो है फिनेस्ट्राइड। तो फिनेस्ट्राइड के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? फिनेस्ट्राइड कैसे काम करता है? वो एक हार्मोन ब्लॉकर है। वो एंजाइम जो 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव फॉर्म डीएचटी में कन्वर्ट करे, उसको ब्लॉक करता है। अब हमें ये तो पता है कि डीएचटी है जो हेयर लॉस करवाता है, तो अगर उसका बनना ही रुक जाएगा तो हेयर ग्रोथ बेटर हो जाएगी। तो फिनेस्ट्राइड ऐसे काम करता है। बट क्योंकि आप मोस्टली से ओरली लेते हो, ये आपके ब्लड में जो भी 5-अल्फा रिडक्टेज है उसको डिक्रीज करता है।
तो येस, हेयर का जो थिनिंग होना है वो भी रुक जाएगा और बहुत हद तक बाल मोटा भी हो जाएगा। इस तरह से फिनास्टेराइड इज अ वंडरफुल ड्रग, स्पेशली जिनको हार्मोनल हेयर लॉस हो रहा है। तो अब लोगों को लगता है कि क्योंकि ये हमारे हार्मोन का जो एक्टिव फॉर्म है उसी को कम कर रहा है, और DHT एक मेल सेक्सुअल हार्मोन भी है, तो अगर इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो बहुत लोगों को लॉस ऑफ लिबिडो या इम्पोर्टेंस फील होता है। लेकिन मेटा एनालिसिस में बड़ी बड़ी स्टडीज़ में देखा गया कि ये सिर्फ 3% पॉपुलेशन में हो रहा है जो फिनास्टेराइड लेती है, तो ये मात्रा बहुत ही कम है। बट बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी, और अगर किसी ने पढ़ लिया है तो ज़्यादा चांसेस है आपको साइकोलॉजिकली हो रहा है रादर देन द ड्रग इटसेल्फ। अगर फिनास्टेराइड लेने में आपको संकोच है, थोड़ा आपको डर लगता है उससे, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो है ड्यूटास्टेराइड के इंजेक्शंस। ड्यूटास्टेराइड जब हम स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ लोकली काम करता है, वो वहाँ पे DHT को पूरी तरीके से चोक कर लेता है, और इसके वजह से आपका जो बालों का ग्रोथ फेज़ है वो वापस से बढ़ने लग जाता है और आपके बालों में थिकनेस आने लग जाती है। तो अगर आपको फिनास्टेराइड के सेक्सुअल साइड इफेक्ट से डर लगता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ड्यूटास्टेराइड इंजेक्शंस के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं। तो इन पॉपुलर हेयर केयर ट्रीटमेंट्स को आप कैसे रेट करेंगे? सबसे पहला PRP। PRP एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम आपके खुद के ग्रोथ फैक्टर्स जो कि पेशेंट के प्लेटलेट्स में होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो स्कैल्प में इंजेक्ट कर लेते हैं, जो कि हेयर रीजनरेशन में हेल्प करता है। PRP यूजफुल है, बट उसमें एक ड्रॉबैक है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अलग अलग लोगों के क्या क्या प्लेटलेट्स हैं और उनमें कितने ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, इसलिए मैं इसको रेट दूंगा 7 आउट ऑफ 10। मीजोथेरेपी। तो मीजोथेरेपी में कॉकटेल ऑफ न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये हेयर फाइबर और हेयर टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है, ये ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है PRP से, इसलिए मैं इसे दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। व्हाट अबाउट GFC? GFC जो है वो PRP को ही ज़्यादा पोटेंट करने का एक तरीका है। GFC वायल्स के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोसेस कर देते हैं, इसलिए उसको मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। और जो नया ट्रेंडिंग है एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि रीजनरेटिव मेडिसिन में बिलीव करते हैं। अभी ये FDA से अप्रूव नहीं हुआ है, बट इनिशियली कुछ पेशेंट्स में जिनमें मैंने किया है मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और इसको मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। एंड बहुत सारे एक्टर्स का फेवरेट इंजेक्शन ड्यूटास्टेराइड। हमें पता है कि ओरल ड्यूटास्टेराइड FDA अप्रूव्ड है हेयर थिनिंग के लिए, इसलिए अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इंजेक्टेबल ड्यूटास्टेराइड इन सारी ट्रीटमेंट से हमें बेटर रिजल्ट्स देता है, क्योंकि सिंपली वो रूट कॉज पे काम करता है, और दूसरी एडवांटेज ये है कि उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में 3 महीने तक रहता है। ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है और मैं इसे रेट करता हूँ 9.5 आउट ऑफ 10। हाउ विल यू रेट दिस पॉपुलर हेयर ट्रीटमेंट्स? रिडेंसिल हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, मैं इसे 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगी। रोजमेरी ऑयल, हाँ ये थोड़ा हेल्प करती है, बट एज अ सोल थेरेपी नहीं, आई वुड रेट इट 6 आउट ऑफ 10। डर्मा रोलर, अगर आपने घर पे करना ही है तो 0.25 या 0.5 मिलीमीटर से डीप नहीं यूज करना है, और स्टरलाइजेशन का खास ध्यान रखना है अगर करना है तो। सो आई वुड रेट इट 6 आउट ऑफ 10। और वो जो लेजर कोम्स या फिर लेजर हेलमेट्स आते हैं आजकल, लो लेवल लेजर थेरेपी थोड़ा हेयर को स्टिमुलेट करती है, आई वुड रेट इट 7 आउट ऑफ 10। अब अगर हेयर फॉलिकल का परमानेंट लॉस हो चुका है और बाल किसी भी थेरेपी से वापस नहीं आ रहा है तो लोग जनरली हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ सोचते हैं। आजकल इतने सारे एक्टर्स करवाते हैं, इतने फेमस सेलिब्रिटीज़ करवाते हैं, सो लोगों को कॉन्फिडेंस हेयर ट्रांसप्लांट में बढ़ गया है। क्योंकि आप बहुत हेयर ट्रांसप्लांट्स करते हैं अपनी क्लिनिक में, तो मैं आपसे कुछ सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। सबसे पहला, हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली हम आपके हेयर फॉलिकल्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नए हेयर फॉलिकल्स हम नहीं बना रहे हैं। तो एक एरिया होता है डोनर एरिया, जो कि स्कैल्प के पीछे वाला एरिया होता है, और यहाँ से हम हेयर फॉलिकल्स लेते हैं, और जहाँ पे आपकी हेयर डेंसिटी कम हो गई है, यूजुअली वो फ्रंटल एरिया होता है, वहाँ पे हम इन हेयर फॉलिकल्स को प्लांट कर देते हैं। प्लांट करने के बाद करीब 3 महीने में हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, और 1 साल में आपको इसका फुल रिजल्ट आ जाता है। तो इसका मतलब हम नए बाल नहीं उगा रहे, हम शायद पीछे के बाल आगे लगा रहे हैं। और अगर किसी के पीछे के बाल भी कम हो तो? अगर किसी के पीछे के बाल कम है, यानी कि उसका डोनर एरिया पुअर है, उस केस में हम एक लिमिटेड हेयर ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं। हम कोई जादू से हेयर फॉलिकल्स नहीं ला सकते। तो यूजुअली हम 7,000 ग्राफ्ट निकाल सकते हैं पीछे से, बट उन केसेस में हो सकता है हम 2,000 तक ही निकाल पाए, और उसके बाद हम कुछ हेयर ग्राफ्ट्स बियर्ड एरिया से यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम अराउंड 2500 to 3000 ग्राफ्ट तक पहुंच सकते हैं। क्या हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है? हु इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट का अच्छा कैंडिडेट वो है जिसको मेल या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, उसका नॉर्वुड हैमिल्टन ग्रेडिंग में 3 या उससे ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है, हेल्दी है, यंग या मिडिल एज है, डोनर एरिया अच्छा है, और सिवियर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन नहीं है अगर, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं।
तो अगर जैसे आपने बताया कि मेल और पैटर्न हेयर लॉस में हम करते हैं, अब किसी को हमारे पास एसिड बर्न्स या फायर बर्न्स के या स्कैल्डिंग के पेशेंट्स आते हैं, गर्म तेल गिर गया और उनकी वजह से उनको स्कारिंग हो चुकी है, तो क्या उस केस में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? अगर हमने स्कारिंग के अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट कर दिया है तो हम डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यूजुअली इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें एक रील भी है जिसमें कि हमने एक एसिड अटैक विक्टिम का हेयर ट्रांसप्लांट किया है और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और आज उनके अच्छे बाल हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत लोगों को लगता है उनके बाल अननेचुरल दिखेंगे, तो क्या ये सच है या उसके लिए क्या अवॉइड करना चाहिए? आजकल कई सारे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स मशरूम कर गए, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहे हैं। हमें उनके बिफोर एंड आफ्टर देखने चाहिए कि उन्होंने जो पहले काम किया है उसमें किस तरीके की हेयरलाइन बनाई गई है। आपको खुल के अपने डॉक्टर से अपने कंसर्न्स अपने हेयरलाइन के बारे में शेयर करने चाहिए, बट फाइनल डिसीजन आपको आपके डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई बारी आप उनको पुश करते हैं किसी चीज़ के लिए और उस चीज़ को अचीव करने के चक्कर में वो जो रिजल्ट्स हैं वो अननेचुरल हो जाते हैं। ओवर जेलियस ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना चाहिए। हमें पता है कि हर चीज़ की कोई लिमिटेशन होती है। हम आपके हेयर फॉलिकल्स सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नए हेयर फॉलिकल्स नहीं बना रहे हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि हमारी हेयरलाइन और आगे कर लो, हमारे टेम्पोरल एंगल और आगे कर दो। तो हमें अपनी एज के हिसाब से भी देखना है। अगर आप बहुत यंग हैं तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हेयर ट्रांसप्लांट मत कराइए, क्योंकि एज के साथ साथ जैसे जैसे आपका हेयर लॉस नेचुरली बढ़ेगा तो आपको सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर सेकंड के लिए ग्राफ्ट्स ही नहीं रहेंगे तो आपका रिजल्ट अननेचुरल लग सकता है। तो ये जो बाल हमने ट्रांसप्लांट करके लगाए हैं, क्या ये भी हार्मोन्स के कारण झड़ सकते हैं? देखिए, जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो डोनर एरिया से लिए गए हैं और डोनर एरिया में डीएचटी काम नहीं करता। ये प्रॉपर्टी जो ये फॉलिकल्स है रिटेन करते हैं जब इनको हम आगे लगा देते हैं, और इसलिए ट्रांसप्लांटेड बाल को कोई खतरा नहीं है। वो 15-20 साल तक यूजुअली अपनी जगह पे टिके रहते हैं। बट जिन एरियाज में ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है वहाँ पे हेयर थिनिंग कंटिन्यू हो सकती है। इसलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद भी आप हेयर मेंटेनेंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। क्या हेयर ट्रांसप्लांट में दर्द होता है? वेल, सबका अलग अलग तरीका होता है हेयर ट्रांसप्लांट को स्टार्ट करने का। अपने क्लिनिक पे हम पहले पेशेंट को एक रिलैक्सेशन मेडिसिन दे देते हैं जिससे कि पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद उसको हल्का सा ड्राउजीनेस लगती है और उस टाइम पर हम सुन करने वाले इंजेक्शन देना शुरू करते हैं। तो जब हम ये सुन करने वाले इंजेक्शन दे रहे होते हैं तब हल्की पेन ज़रूर महसूस होती है, बट 2 या 3 मिनट के बाद जैसे जैसे जो एनेस्थीसिया है वो अपना काम शुरू करता है तो जो स्कैल्प है वो पूरी तरीके से नम हो जाता है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी को एडमिट होना ज़रूरी है? वेल, अगर आप परफेक्टली हेल्दी हैं तो आपको एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स है या जैसे कि आप बहुत सिवियरली डायबिटिक हैं या फिर दवाई के बाद भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है और आप फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्लिनिक नहीं हॉस्पिटल में हेयर ट्रांसप्लांट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर किसी ने आज हेयर ट्रांसप्लांट लिया है तो वो कितने दिनों तक बेड रेस्ट उसे करना होगा और कब ऑफिस वो ज्वाइन कर सकते हैं? वेल, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बेड रेस्ट की तो ज़रूरत होती नहीं है एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। बट फर्स्ट 1 वीक हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप घर पे रहिए, या फिर अगर कहीं बाहर ज़रूरी काम से जाना भी पड़ता है तो आप सर्जिकल कैप लगा के जाइए। बट जितना ज़्यादा आप घर पे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि आपके फॉलिकल्स को टाइम मिले पकड़ बनाने में और आपकी बॉडी पे किसी भी तरीके का पोल्यूशन का, स्ट्रेस का इफेक्ट ना आए, जिससे कि आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर किसी ने आज ट्रांसप्लांट लिया है उसको कितने दिनों बाद अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे? तो मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी बता देता हूँ। फर्स्ट 1 वीक आपको घर पे रहना होता है, रेस्ट करना होता है, ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं बाहर जाना। 1 वीक से लेकर 4th वीक तक अगर आपको कोई मिलेगा तो डेफिनेटली उसको लगेगा कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है, क्योंकि आपके जो हेयर में उसमें छोटे 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 क्रस्टिंग दिखाई दे सकते हैं। ये क्रस्टिंग यूजुअली 2 वीक्स ऑनवर्ड्स कम्प्लीटली शेड हो जाते हैं और आपके छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं बाय द एंड ऑफ 1 मंथ। 1 to 3rd मंथ के बीच में आपको हेयर शेडिंग होती है। तो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होता है उसमें से ज़्यादातर हेयर जो होते हैं वो शेड आउट हो जाते हैं, और 3rd मंथ ऑनवर्ड्स हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है, और वो हेयर ग्रोथ चलती रहती है लगभग 6 महीने तक, एक अच्छी डेंसिटी, और आपको हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। और पेशेंट इस समय काफ़ी खुश हो जाता है कि हाँ, जो मैंने ट्रीटमेंट कराई है उसके मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। 6 महीने से 1 साल तक जो हेयर है वो अपनी और स्ट्रेंथ गेन करता है। पहले ये बाल पतले होते हैं आपके नॉर्मल बाल के कंपैरिजन में, बट 1 साल पहुँचते पहुँचते वो जो हेयर की जो थिकनेस होती है वो आपके नॉर्मल बालों जैसी हो जाती है। और कुछ लोगों को 1.5 ईयर्स तक भी
हेयर ट्रांसप्लांट के जो रिजल्ट्स हैं वो आते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट जो है वो होती रहती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? वेल, हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स को हम इमीडिएट और लेट में बांट सकते हैं। इमीडिएट साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको हल्का पेन हो सकता है, आपके फोरहेड पे स्वेलिंग आ सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकती है, बट ये सब कवर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। अगर हल्का फुल्का पेन है तो हम पेन किलर दे देते हैं पेशेंट को, तो उससे ठीक हो जाता है। बट टिपिकली 10 में से 9 केसेस में ट्रांसप्लांट के अगले दिन आपको एक पेन किलर की भी जरूरत नहीं पड़ती और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि आपको अपनी हेयरलाइन पसंद नहीं आ रही, आपके स्कैल्प में कॉबल स्टोनिंग हो रही है। कुछ लोगों को लग सकता है कि जो उनका स्कैल्प है वो अभी भी उसके अंदर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनको सुन लग रहा है। स्कारिंग हो सकती है, स्कारिंग के कारण जो आपके हेयर ग्राफ्ट है वो फॉल आउट कर सकते हैं, आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो जिनको पहले से हेयर ट्रांसप्लांट करने का एक्सपीरियंस है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। So that's a wrap on today's wonderful episode on hair loss and hair thinning. इसमें हमने डिस्कस किया कि हेयर ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें आपको माननी चाहिए, क्या नहीं माननी चाहिए, क्या थेरेपीज काम करती हैं, क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स इस एपिसोड में सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर ऐसे कोई सवाल है आपके जो छूट जाते हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछिए। आप हमें अपने पॉडकास्ट एपिसोड्स के लिए टॉपिक सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप सुनना चाहते हैं, वी वुड लव टू एक्सप्लेन दैट टू यू इन डिटेल। तो अगर आपने एपिसोड यहाँ तक देख ही लिया है तो आई एम श्योर आप हेयर केयर और स्किन केयर में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहाँ हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन स्किन एंड हेयर केयर। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में ऑफ स्किन एंड स्कैल्प शो। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी स्किन एंड हेल्दी हेयर।